लास्ट एपिसोड जो स्टालिनग्राड का पहला पार्ट था उसमें हमने देखा कि कैसे हिटलर ने स्टालिनग्राड फ्रंट पे अपना अटैक बहुत महत्वाकांक्षा के साथ लॉन्च किया क्योंकि उसको कॉकेसस की ऑयल फील्ड्स पे कैप्चर करना था। यहां अटैक जब सिक्स्थ आर्मी ने किया तो इनिशियली उनको सक्सेस मिली, बट बहुत ही जल्दी रेड आर्मी का ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ और दोनों फोर्सेस स्टालिनग्राड में आके इम्पास क्रिएट हो गया। मतलब ना जर्मन फोर्सेस और आगे बढ़ पा रही थी और ना ही रेड आर्मी जर्मन्स को पीछे धकेल पा रहे थे। तो दोनों फोर्सेस यहाँ पे आके अटक गई थी और दोनों लीडर जो थे यहाँ पे जर्मनी का हिटलर और वहां पे सोवियत यूनियन का स्टालिन, इन दोनों ने कह दिया था कि कुछ भी हो जाए स्टालिनग्राड को हम नहीं छोड़ेंगे। बट इसी कैंपेन के दौरान हिटलर ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी भरपाई सिक्स्थ आर्मी को और अल्टीमेटली जर्मनी को करनी पड़ी। कहानी शुरू होती है सितंबर 1942 से। इस टाइम जर्मनी के जो कमांडर थे, सिक्स्थ आर्मी के कमांडर्स और जितने सीनियर मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने अपने जर्मन फौजी को बोलकर रखा था कि 1-1.5 महीने में मैक्सिमम हम स्टालिनग्राड को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद कॉकेसस की ऑयल फील्ड्स हमारे हाथ में आ जाएंगे और ईस्टर्न फ्रंट की जो पूरी लड़ाई चल रही है उसमें हमारी विजय हो जाएगी। बट 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता और ऐसा दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इस बात से सोल्जर्स तो बहुत परेशान हो ही रहे थे क्योंकि वो वहां पे फंसे हुए थे, बट उनसे ज्यादा परेशान हो रहा था हिटलर। हिटलर को चाहिए था कि स्टालिनग्राड पे तो जीत होनी चाहिए। उसने स्पीच में कहा था म्यूनिक में कि स्टालिनग्राड की लड़ाई हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, बस अब किसी भी समय न्यूज आएगी कि हमने फाइनली वहां पे अपना झंडा लहरा दिया। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो हिटलर इस इनएक्टिविटी से, इस स्टेलमेट से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो उसको था कि कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ पे तुरंत रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे विजय होनी चाहिए। इसी जल्दी में उसने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की। उसकी पहली गलती यह थी कि उसने सिक्स्थ आर्मी के लगभग 1.5 लाख आर्टिलरी को और जो उसके साथ इंफेंट्री डिविजन्स के साथ जो घोड़े रहते हैं उनको बोल दिया कि तुम वहां से, जो फ्रंट है वहां से बहुत कुछ 100 किलोमीटर पीछे उनको भेज दिया। उसका ये कहना था कि क्योंकि सारे घोड़े और सारा जो सामान आगे है एकदम फ्रंट के पास, सिक्स्थ आर्मी के पास, तो उनको सप्लाई करने के लिए इतने ट्रूप्स लग रहे हैं, उसमें बहुत सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना हम घोड़ों को पीछे कर दें। ऐसा उसने ऑफिशियली कहा, बट हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि उसने ये इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि पॉलस और उसकी पूरी सिक्स्थ आर्मी यहां से निकलने की कोशिश ना करे। उनके पास अगर घोड़े नहीं रहेंगे, आर्टिलरी पीसेस नहीं रहेगा, इक्विपमेंट नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, तो कोशिश ही नहीं करेंगे यहां से अपनी पोजीशन थोड़ी सी भी रिट्रीट करने की। और इसके बाद उसकी दूसरी जो ज्यादा बड़ी गलती थी वो ये थी कि उसने सिक्स्थ आर्मी के कमांडर फ्रेडरिक पॉलस को कहा कि एक फाइनल अटैक करो स्टालिनग्राड के फ्रंट पे, रेड आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वहां पे उनको डिसएंगेज करो और अब यहां पे जीत होनी चाहिए। यहां पे हिटलर एक ऐसी आर्मी को अटैक करने के लिए कह रहा था जिनके पास इक्विपमेंट ठीक से नहीं था, जिनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, जिनके सोल्जर्स के पास खाने के लिए ठीक से नहीं था और उनके पास ठंडी इतनी रही थी कि कपड़े भी नहीं थे अपने आप को अच्छे से वार्म रखने के लिए। ऐसी आर्मी को आप फाइनल अटैक करने के लिए कह रहे हो, तो ऑब्वियसली ये किसी भी कीमत पे सक्सेसफुल तो होने नहीं वाला था। अब यहां पे बात आती है लीडरशिप की। सिक्स्थ आर्मी के जो लीडर थे फ्रेडरिक पॉलस, उनका यह मानना था कि वो हमेशा चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब उनके सीनियर ऑफिसर ने कुछ ऑर्डर दिया तो वो उसको फॉलो तो जरूर करेंगे, उसको मना नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अर्विन रॉमल, जिसको द डेजर्ट फॉक्स कहते हैं, जो नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में बहुत उन्होंने जलवे दिखाए थे जर्मनी के लिए, उनका स्टाइल अलग था। उनको अगर कुछ ऑर्डर दिया हिटलर ने तो वो ये देखते थे कि सिचुएशन में क्या करना सही है। तो कई बार उन्होंने हिटलर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं भी किया और इससे उनको बहुत बार जीत मिली भी। फ्रांस के कैंपेन में रॉमल को और जो भी पैंजर डिविजन्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे फ्रांस को पूरा कैप्चर करने के लिए, डनकर्क के पास जाने के लिए, उस टाइम भी हिटलर ने कहा नहीं था कि आगे बढ़ना है। फिर भी इनके कमांडर्स ने अपना डिसीजन लिया और हिटलर की बात नहीं मानी। रॉमल ने ऐसा किया था कि उन्होंने हिटलर की बात नहीं मानी, बट पॉलस ऐसे ऑफिसर नहीं थे। पॉलस इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा कोई फाइनल अटैक नहीं है जिसको करके जीत जाएंगे। फिर भी उन्होंने हिटलर को मना नहीं किया। अब नवंबर का महीना आ गया था और हिटलर ने एक म्यूनिक में एक बड़ी शानदार स्पीच दे दी थी कि हम स्टालिनग्राड की लड़ाई कभी भी जीत जाएंगे, किसी भी वक्त। और अब उसकी एकदम रेपुटेशन आ गई थी स्टालिनग्राड की लड़ाई के ऊपर, इसलिए हिटलर ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो रहा था। स्टालिनग्राड में जो जर्मनी की सिक्स्थ आर्मी थी उनके अलावा वहां पे एक्सियल फोर्सेस भी थी, यानी कि सिक्स्थ आर्मी को जो उनके फ्लैंक्स थे उनको कवर किया था रोमेनियन थर्ड और रोमेनियन फोर्थ आर्मी ने। और जर्मनी के सोल्जर्स डर रहे थे इन फ्लैंक्स को लेकर, क्योंकि वो जानते थे कि रोमेनियन सोल्जर्स जर्मनी के नहीं है ऑब्वियसली,
और उनके पास वैसा इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास खाने की हालत और भी उनकी खराब है, तो वो डर रहे थे कि अगर कभी अटैक आएगा, सोवियत अटैक, तो इधर ही फ्लैंक्स को ही वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे और यहीं से हमको आउटफ्लैंक करके हमको घेर लेंगे। ये डर था जर्मन लीडर्स को, और ये डर बिल्कुल सही था, क्योंकि रोमानियन सोल्जर्स के पास एक्चुअली उनके पास एम्यूनिशन नहीं था इनफ, और उनके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं था कि उनके पास बहुत टैंक्स उनके ऊपर अटैक होगा तो उनके पास एंटी टैंक वेपन्स ही नहीं थे जिनको रोक पाएंगे। जब हिटलर के मिलिट्री कमांडर्स ने उसको बताया कि भाई हमारी जो स्टालिनग्राड में जो हमारे फ्लैंक्स हैं उनको रोमानियन 3rd और 4th आर्मीज कवर कर रही हैं और वो ठीक से इक्विप नहीं है और वहां से हमको खतरा है कि वहीं से अटैक आएगा, तो हिटलर ने इस बात को इग्नोर किया। उसने कहा कि अभी रेड आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत डिप्लीट हो चुके हैं और उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना स्ट्रांग काउंटर अटैक करके रोमानियन आर्मी को पीछे धकेल पाए। और इसीलिए जो फ्लैंक्स थे रोमानियन आर्मी वाले, उनको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हिटलर ने एक पैंजर डिवीजन वहां पे लगाया, बट वो पैंजर डिवीजन बहुत समय से यूज नहीं हुआ था और उनके टैंक्स खराब थे। इतना ऐसा कहते हैं कि उनके टैंक्स इतने समय से चले नहीं थे कि अंदर की जो वायरिंग है उसमें जाके चूहे घुस गए थे। हिटलर ने सोवियत यूनियन की टैंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। वो जानता नहीं था कि इतनी बुरी हालत में भी सोवियत यूनियन के फैक्ट्रीज में अभी भी जोरों शोरों से टैंक्स बन रहे थे, और सिर्फ बन नहीं रहे थे, जर्मनी में जो टैंक्स बन रहे थे उनसे 4 गुना ज्यादा स्पीड से सोवियत यूनियन लोग टैंक बना रहे थे। सोवियत यूनियन के T-34 टैंक्स जो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुए, इनके साथ साथ एक नया वेपन जो उन्होंने बड़े मात्रा में बनाना शुरू कर दिया था वो थे कात्यूशा रॉकेट्स। कात्यूशा रॉकेट्स एक के बाद एक बहुत स्पीड से लॉन्च होते थे और इनका डैमेज का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, इसीलिए इन रॉकेट्स को लेके जर्मन सोल्जर्स के मन में बहुत दहशत थी। अच्छा, दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन के मिलिट्री कमांडर्स थे वो लगातार स्टालिन को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि स्टालिनग्राड के अंदर जो 6th आर्मी का जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उनका जो फ्रंट है, उस फ्रंट के नॉर्दर्न हिस्से पे हम अगर अटैक करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे 6th आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हम ऐसे बार बार अटैक करते रहेंगे, बार बार हम फेल होते रहेंगे, तो क्यों ना इस जगह को छोड़ के हम जितनी ये 6th आर्मी यहाँ पे है और रोमानियन जो यूनिट्स हैं जो फ्लैंक्स को कवर कर रही हैं, उन सबको घेरने का एक बड़ा सा एनसर्कलमेंट मूवमेंट करें। जब आपका जो एनिमी है वो बहुत बड़े रीजन में ऑलरेडी फैला हुआ है और आप ये कह रहे हो कि उस पूरे एरिया को आपको घेरना है, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा अंडरटेकिंग है, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स, इतना इक्विपमेंट, इतना असला चाहिए आपको उनको घेरने के लिए। स्टालिन की ये अभी तक उसका ये रवैया था अभी तक लड़ाई में कि वो उसको हमेशा तुरंत हर चीज करनी थी, पेशेंस नहीं दिखा रहा था वो, उसको चाहिए था कि रिजल्ट मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत अटैक करो। बट इस सिचुएशन में स्टालिन के मिलिट्री कमांडर्स ज़ुखोव और वैसिलेव्स्की ने फाइनली स्टालिन को इस ऑपरेशन के लिए मनवा लिया। अब उनका प्लान ये था कि वो 6th आर्मी और उसके साथ जितने भी वहां पे आर्मी के बाकी प्रो एक्सिस ट्रूप्स के जो डिविजन्स हैं उन सब को वो एक बड़ा इंसर्कलमेंट करेंगे। इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन यूरेनस। दूसरी तरफ रोमानियन ट्रूप्स जो थे 3rd और 4th आर्मी के, उनका मोराल बहुत डाउन था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया उनके पास सप्लाईज नहीं थी, रॉ मटेरियल नहीं था, उसके साथ उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, और इस सब के साथ उनके जो जर्मन ट्रूप्स थे उनके आसपास जो उनके साथ बैटलफील्ड पे थे वो उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे। ऐसा कहते हैं कि जर्मन्स उनको नीचा दिखाते थे और ऐसा कहते थे कि तुम लोग वीक हो, तुम्हारी कंट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, और बार बार इन लोगों में झड़प होती थी, कभी लड़ाइयाँ होती थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ रोमानियन ट्रूप्स को इंसल्ट कर रहा था एक जर्मन ऑफिसर, तो उन्होंने उस ऑफिसर को मार दिया। उसके बाद और इन लोगों में कड़वाहट होने लगी। तो जो सोल्जर्स थे जो फ्लैंक्स को कवर कर रहे थे 6th आर्मी के, उनमें जर्मन सोल्जर्स को लेके काफी नफरत सी फीलिंग पैदा हो रही थी। और ये सारी जो बातें थी इनके बारे में पता चल रहा था सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस सर्विसेज को। वो सब मिलिट्री हाई कमांड को बता रहे थे कि हाँ, यहाँ पे सोल्जर्स का मोरल काफी डाउन है, यहाँ पे आप हमला करोगे तो जीत मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ऑपरेशन यूरेनस के साथ रेड आर्मी के जनरल्स का यह भी प्लान था कि वो एक दूसरा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन मार्स। और इसका पर्पस ये होगा कि जो आर्मी ग्रुप सेंटर है 9th जर्मन आर्मी, अगर वो हेल्प करने के लिए नीचे आए तो उसको रोकने के लिए यहां से ट्रूप्स जाएंगे, ताकि ये जो सदर्न हिस्सा है आर्मी का ये पूरी तरह ट्रैप हो जाए, इनको कोई हेल्प ना कर पाए। स्टालिन इस बात को लेके बहुत नर्वस हो रहा था कि इतना
बड़ा इंसर्कलमेंट का ऑपरेशन करना है, तो इसमें लगभग 10 लाख सोल्जर्स लगेंगे, 1 मिलियन सोल्जर्स। तो उनको ऐसे मूवमेंट किया जाए कि उनको दिखाई ना पड़े जर्मन लोगों को, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको पता ना चले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी वजह से इनका मूवमेंट भी वो लोग हमेशा रात के टाइम करते थे और दिन के टाइम कोई मूवमेंट नहीं होगा। बट बहुत बहुत सारी प्लानिंग के बाद और बहुत केयरफुली इस चीज को किया गया और सारे सोल्जर्स अब ऑपरेशन यूरेनस के लिए अपनी अपनी पोजीशंस पे आ गए। तो फाइनली फिर 18 और 19 नवंबर की जो रात थी, उस टाइम पे रेड आर्मी के सोल्जर्स व्हाइट कैमोफ्लेज अपने आप को छुपाने के लिए उस यूनिफॉर्म में छुप के जर्मन लाइंस के पास गए। और जब मॉस्को में 7:30 बजे सुबह के, तो एक साथ सारी रेड आर्मी की बैटरीज, आर्टिलरी, कत्यूशा रॉकेट्स एक साथ सब लॉन्च हुए। ऐसा कहते हैं कि इतनी जोर से धमाका हुआ था कि लोग कह रहे थे कि आसमान फटने वाला है। बट ये सोवियत यूनियन की आर्मी का ऑपरेशन यूरेनस का अटैक था। जब रोमानियन 3rd और 4th आर्मीज पे अटैक हुआ तो ये रेड आर्मी को लग रहा था कि वो आसानी से इनको हरा देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी रोमानियन आर्मी ने शुरुआत में इनको होल्ड किया। बट उनके सपोर्ट के लिए जो हिटलर ने वहां पे पैंजर डिवीजन लगाया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके टैंक्स अच्छे नहीं थे, बहुत सारे टैंक्स चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से, उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाए और इसलिए यहां पे इन फ्लैंक्स को तोड़ते हुए रेड आर्मी आगे निकल गई। अब यहां पे जब 6th आर्मी के जो कमांडर थे फ्रेडरिक पॉलस, उनको जब बताया गया कि भाई आपके जो फ्लैंक्स हैं रोमानियन आर्मी के, उनको तोड़ दिया गया और वहां से अब सोवियत ट्रूप्स अंदर आ रहे हैं, तब पॉलस घबरा गया। अब प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास जो इन्फेंट्री डिविजन्स था, उनको मूव करने के लिए उसके पास घोड़े ही नहीं थे, उनके पास सप्लाईज नहीं थी, उनके पास जो टैंक्स थे उनमें उतना फ्यूल ही नहीं था कि वो बहुत तेजी से लंबा मूवमेंट कर पाए। इसीलिए अब पॉलस का जो रिएक्ट करने का टाइम था वो बहुत लंबा हो गया। ऐसा भी नहीं था कि पॉलस आराम से बैठा था अपनी ट्रूप्स को लेके और कहीं पर अटैक हुआ तो सीधे उनको हेल्प करने चले जाएगा। वो स्टालिनग्राड में था और स्टालिनग्राड में ऑलरेडी च्यूकोव की फोर्सेस थी जिन्होंने पॉलस की फोर्सेस को एंगेज करके रखा था, तो यहां से निकलना भी इतना आसान नहीं था। जब ये सब इतना टेंशन का माहौल चल रहा था पॉलस के लिए कि वो क्या करे, यहां से कैसे निकले, इसी समय 20 नवंबर को सोवियत कमांडर यरमनको ने कहा कि अब इनके सदर्न फ्रंट पर अटैक किया जाए। तो बहुत बड़ी फोर्स जिसमें 3 सोवियत आर्मीज थी, 51st आर्मी, 57th और 64th रेड आर्मी ने एक जोरदार अटैक किया इनके सदर्न फ्रंट। इस अटैक के बारे में ऐसा कहते हैं कि सोवियत आर्मी के सोल्जर्स इतने मोटिवेटेड थे, उनका मोरल इतना हाई था कि उनको बदला लेने का टाइम आ गया है, कि बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे जो वुंडेड थे, उन्होंने भी कहा कि उनको अभी इलाज नहीं करवाना है, वो इस अटैक में पार्टिसिपेट करेंगे बदला लेने के लिए। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो पॉलस को क्लियरली पता नहीं था कि कहां से कितनी फोर्सेस आ रही हैं। उसकी जो जर्मन एयरफोर्स का जो सर्वेलेंस था वो भी डाउन था, तो वो अपना काउंटर अटैक का प्लान नहीं बना पा रहा था। तो ये जो 2 सोवियत अटैक्स थे, ये घेरने की कोशिश कर रहे थे पॉलस की फोर्सेस को और घेर के आपस में मिलने वाले थे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, पॉलस को और खतरनाक से खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही थी कि अरे हमारे यहाँ पे आर्मी आ गई है, यहाँ पे अटैक हो गया है। तो वो इतना घबरा रहा था, उसको लगा अब तो ये आर्मी और जितने भी यहाँ पे ट्रूप्स हैं वो सब फंसेंगे। तो उसने तुरंत ऑर्डर देना शुरू किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं कि सोवियत लोगों के हाथ में ना पड़े, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। यहां तक बात आ गई थी। जब उसको फाइनली बताया गया कि डॉन रिवर पे कलाश के एरिया में ये दोनों सोवियत अटैक्स अब मिल चुके हैं, तब पॉलस को समझ में आ गया कि अब उसकी आर्मी पूरी तरह घेरी जा चुकी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो 2 सोवियत अटैक्स थे, जब वो मिलने वाले थे तो बीच में एक ब्रिज पड़ा रास्ते में। जब उस ब्रिज को क्रॉस करना था सोवियत टैंक्स को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पैंजर्स कैप्चर किए थे जर्मनी के टैंक्स, उनको उन्होंने आगे कर दिया और उन दोनों टैंक्स की जो हेडलाइट्स थी वो ऑन कर दी और सारे जो पीछे सोवियत टैंक्स थे उनकी भी हेडलाइट्स ऑन कर दी। ऐसा किया उन्होंने इसलिए क्योंकि वहां पे एक लोकल औरत ने उनको बताया था कि जब भी यहां से इस ब्रिज को जब जर्मन टैंक्स क्रॉस करते हैं तो उनके हमेशा सारे टैंक्स की लाइट्स ऑन होती हैं। तो उसने आगे 2 जर्मन टैंक्स लगाए, पीछे सारे सोवियत टैंक्स ने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया। तो वहां पे उस एरिया में जो थोड़ी बहुत जो जर्मन फोर्सेस थी, उन्होंने कुछ हमला भी नहीं किया उनके ऊपर, क्योंकि उनको लगा कि ये तो एक्चुअली हमारी फोर्सेस हैं। बट जब उनको पता चला कि अरे नहीं ये तो सोवियत टैंक्स हैं, तब तक ज्यादातर टैंक्स क्रॉस कर चुके थे। और जब कलाश ये जो डॉन रिवर के पास आके दोनों अटैक्स जब मिले, तो दोनों सोवियत ट्रूप्स
दोनों आर्मी के सोवियत ट्रूप्स मिले, उन्होंने सेलिब्रेट किया और उनको था कि अब यहां से हमारी जीत होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पॉलस को ये बात समझ में आ गई कि अब उसकी आर्मी भाई पूरी तरह घिर चुकी है और अब यहां से वो आराम से निकल नहीं सकते, तो वो फ्लाइट लेके एक थोड़े से दूर के एरिया में गया और वहां पे उसने एक दूसरे ऑफिसर से इस बारे में डिस्कशन किया कि क्या करना चाहिए, अब हम घिरे जा चुके हैं। जब हिटलर को ये बात बताई गई कि पॉलस वहां से आ गया है दूसरी जगह पे इस बात को डिस्कस करने के लिए, तो हिटलर को बहुत गुस्सा आया। उसने पॉलस को कहा कि तू कायर है और तू अपने सोल्जर्स को छोड़ के भाग रहा है, और इस बात से फिर पॉलस को गुस्सा आया क्योंकि वो कायर नहीं था। उसने अपनी आर्मी को वहां से कैसे निकालना है ये डिस्कशन करने के लिए वो यहाँ पे आया था। और यहाँ पे जो दूसरे ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि हमको अभी ये सोचना चाहिए कि यहाँ 6th आर्मी को कैसे बचाया जाए। हम कैसा भी जो भी हिटलर बोल रहा है उसकी बात ना भी माने, बट अगर यहाँ पे हमने आर्मी को बचा लिया तो अल्टीमेटली हिटलर समझ जाएगा। इसीलिए पॉलस ने ये कहा अपने बाकी कमांडर्स को कि हमको अगर यहाँ से निकलना है तो हमको अब तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए, हमको फ्यूल चाहिए, हमको इक्विपमेंट चाहिए, हमको एमिनेशन चाहिए, ताकि हम यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करें। बट वहां पे फिर जो लुफ्टवाफे के जो कमांडर थे उन्होंने कहा कोई चांस नहीं है, थोड़ा पूरी आर्मी को तो मारो गोली, हम डिविजन्स को भी यहां पे सप्लाई नहीं कर सकते। बट वहां पे जो लुफ्टवाफे का कमांडर था उस डिस्कशन में, उसने बोला कि पूरी आर्मी को तो छोड़ो, 6th आर्मी को छोड़ो, हम छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स को भी इस समय सप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है इस टाइम, कोई चांस नहीं है कि आपको रिसप्लाई मिलेगी। तो भाई एक तरफ पॉलस के पास जो टैंक्स थे उनमें फ्यूल खत्म हो गया था, और दूसरी तरफ उसके पास जो घोड़े थे जो उसके इन्फेंट्री डिविजन्स को मूव करने वाले थे उनको हिटलर ने पहले ही पीछे बुला लिया था। तो वो ये बात समझ गया कि अब अगर 6th आर्मी को यहां से निकलना है तो सिर्फ एक रास्ता है कि उसको सारा अपना इक्विपमेंट जो है उसको वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो इतने उनके इंजर्ड सोल्जर्स थे जिनका भी इलाज चल रहा था मेडिकल कैंप्स में, उनको भी वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली एक बहुत बहुत कठिन डिसीजन होता है एक कमांडर के लिए, बट उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था, ये पॉलस को लगा। वहां दूसरी तरफ हिटलर ने ये कह के रखा था स्पीच में कि हम स्टालिनग्राड कभी भी जीत जाएंगे, तो उसके लिए पूरी रेपुटेशन उसके दाव पे लगी थी इस लड़ाई के ऊपर। तो वो किसी भी कीमत पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था कि हमको यहां से 6th आर्मी को निकालना चाहिए। उसको ये था कि कुछ भी करके उस आर्मी को वहीं पे रोका जाए, बाकी फोर्सेस को मैं अभी भेजूंगा उनकी हेल्प करने के लिए, बट 6th आर्मी वहीं पे रहेगी। इसीलिए फिर उसने अपने दूसरे फील्ड मार्शल मैनस्टाइन को बोला कि तुम अपना जो नॉर्थ में अटैक कर रहे हो उसको छोड़ो और तुम यहां पे आके एक नया आर्मी ग्रुप बनाओ, आर्मी ग्रुप डॉन। और इस ग्रुप का पर्पस रहेगा कि जाके 6th आर्मी को निकालना नहीं है, उनको रीइंफोर्स करना है, उनको और सोल्जर्स देने ताकि वहां पे वो रुके और 1943 अगले साल स्टालिनग्राड को कैप्चर करके आगे सोवियत यूनियन पे हमला अपना कंटिन्यू करें। ये हिटलर की मंशा थी मैनस्टाइन को ऑर्डर करने के लिए। जब हिटलर ने अपने इस प्लान को हर्मन गोरिंग को बताया, जो लुफ्टवाफे का जो चीफ था, तो उसने बोला कि हाँ कुछ सोचते हैं इसके बारे में। फिर गोरिंग ने अपने सारे लुफ्टवाफे के सीनियर ट्रांसपोर्ट कमांडर्स को बुलाया। उन्होंने बोला कि क्या लगता है हम 6th आर्मी को कितना सप्लाई कर सकते हैं मटेरियल। 6th आर्मी को समय चाहिए था 700 टन मटेरियल हर दिन, बट गोरिंग ने अपने ऑफिसर से पूछा कि 700 टन नहीं, क्या तुम 6th आर्मी को हर दिन 500 टन सप्लाई कर सकते हो? तो उसके ऑफिसर्स ने उसको कहा कि 500 टन नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम है 350 टन, वो भी सिर्फ कुछ दिनों तक, लगातार नहीं। इस बात को गोरिंग ने हिटलर के सामने अपना इंप्रेशन बनाने के लिए कह दिया कि हाँ हम 6th आर्मी को बिंदास हम उनको रीसप्लाई कर सकते हैं। और फिर हिटलर ने 24 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया कि 6th आर्मी बिल्कुल भी रिट्रीट नहीं करेगी, तुमको रीसप्लाई करेंगे, तुम अपनी पोजीशंस होल्ड करो। और इस ऑर्डर के साथ 6th आर्मी की किस्मत के ऊपर ठप्पा लग गया, अब उनका बचने का कोई चांस नहीं था। रेड आर्मी ने स्टालिनग्राड कैसल में कुल मिला के 2,90,000 जर्मन ट्रूप्स को घेर के रखा था। दूसरी तरफ वहां हिटलर अपने जो रोमानियन ट्रूप्स हैं उनके कमांडर्स पे गुस्सा हो रहा था। वो ये कह रहा था कि तुम्हारे ट्रूप्स में हिम्मत नहीं है, उनमें जज्बा नहीं है लड़ाई करने का, और देखो उन्होंने हमको हमारी आर्मी को सराउंड करवा दिया। बट जो उनके कमांडर थे वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे एक्सियल ट्रूप्स की तरह आए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, और हमको यहाँ पे सप्लाई ही नहीं किया गया। हमारे पास जब असला नहीं है, हमारे पास जब इक्विपमेंट नहीं है, तो कैसे हमारे सोल्जर्स इतने सारे
मेजर अटैक्स को रोक पाएंगे। तो इस तरह से कमांडर्स में भी लड़ाई हो रही थी और नीचे ग्राउंड लेवल पे जो सोल्जर्स हैं उनमें भी आपस में अनबन थी। 6th आर्मी के जो चीफ क्वार्टर मास्टर थे उन्होंने कह के रखा था कि अगर यहाँ पे 6th आर्मी को होल्ड करना है, बरकरार रहना है, तो हमको डेली यहाँ पे 300 फ्लाइट्स होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स। बट रियलिटी में हर दिन 30 फ्लाइट भी नहीं हो पा रही थी। गोरिंग ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था कि जो ओरिजिनल डिमांड थी 700 टन की, उसने 500 टन मांगा और इन्होंने कहा था कि 350 देंगे। 350 भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस एरिया को अब पूरी तरह से रेड आर्मी ने घेर कर रखा था। तो जितने भी ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट प्लेन्स आ रहे थे उनके ऊपर लोग फायर कर रहे थे, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे। और इन सारी चीजों को गोरिंग ने कंसीडर ही नहीं किया था अपना प्लान बनाने के समय। तो जब जर्मन पायलट्स ने ये फ्लाइट्स लेना शुरू किया और उन्होंने देखा कि ये हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे 6th आर्मी को, तो वो बताना चाहते थे गोरिंग को, हिटलर को, कि यहाँ पे ये जो रिसप्लाई का जो आपका प्लान है ये पूरी तरह फेल हो रहा है। बट कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब दूसरी तरफ स्टालिन ने देख लिया था कि उसका ऑपरेशन यूरेनस जो है, ये जो इतना बड़ा इंसर्कलमेंट का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया। अब जब स्टालिन का इतना बड़ा अटैक, इतनी बड़ी बाजी जब उसकी सक्सेसफुल हो गई, तब उसको लगा कि अब एक दूसरा अटैक करते हैं। बट जो उसके कमांडर्स थे ज़ुखोव और वासिलेव्स्की, उनका यह मानना था कि अभी हमको एक बड़ा काउंटर अटैक करने की नहीं, जो नॉर्थ की तरफ से मैनस्टाइन आ रहा है यहाँ पे हेल्प करने की, उनको रोकना जरूरी है। फील्ड मार्शल मैनस्टाइन का यह प्लान था कि कोटलनिकोवो की तरफ से वो अप्रोच करेंगे 6th आर्मी को और यहां से उनको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि हिटलर को बताया गया था कि ये उनको रीइंफोर्स करने जा रहे हैं ताकि वो वहां पे डटे रहें और फिर आगे स्टालिनग्राड पे अगले साल अपना अटैक कंटिन्यू करें। बट मैनस्टाइन एक बहुत क्लेवर मिलिट्री कमांडर थे और वो जानते थे कि यहाँ पे कोई इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, कोई इनको यही सप्लाई नहीं कर रहा है, लुफ्ताफे ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो यहां ये रुक तो नहीं सकते। तो उसका प्लान यहां से निकलने का था। तो 12 दिसंबर को जनरल हॉथ ने अपने पैंजर डिविजन को लेकर अटैक किया 6th आर्मी को बचाने के लिए, और उसके अगले ही दिन वहां पे बारिश हो गई और उनके जो टैंक्स थे वो फिर से कीचड़ में, दलदल में फंसने लग गए। और एक बार फिर सोवियत यूनियन के वेदर ने उनकी मदद की। अगर मौसम की बात नहीं होती फिर भी यहाँ पे जर्मन अटैक फेल ही होता, क्योंकि वो अटैक बहुत कमजोर था और वहां पे बहुत सारे रशियन ट्रूप्स थे। फिर भी इस अटैक की वजह से ज़ुखोव को थोड़ा और समय मिला अपने काउंटर अटैक को प्लान करने के लिए। और इसी के बाद मैनस्टाइन ये भी चाह रहा था कि पॉलस खुद से ही अपनी आर्मी को वहां से निकालने की कोशिश करे। बट पॉलस, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत चेन ऑफ कमांड को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान था। उसको उसके सीनियर कमांडर हिटलर ने कह दिया था कि यहाँ पे होल्ड करना है, तो वो वहां पे होल्ड करेगा। वो जानता था कि उसकी पोजीशन यहाँ पे पूरी तरह डूम्ड है, वो बच नहीं सकता। मैनस्टाइन या रॉमल अगर होता तो वहां से निकलने की कोशिश करता, बट पॉलस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पॉलस के मन में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि उसके पास अभी भी जो स्टालिनग्राड कैसल है, जहां पे सारे उसके ट्रूप्स फंसे हुए हैं, वहां कुछ एयरफील्ड्स अभी भी हैं जहां से ट्रांसपोर्ट प्लेन्स आ रहे हैं, थोड़ी बहुत सप्लाईज मिल रही हैं। बट ये जो एयरफील्ड्स हैं, इनके साथ भी पासा पलटा, जिसने स्टालिनग्राड में पॉलस की 6th आर्मी को कंप्लीटली डिसेबल कर दिया। और क्या हुआ वो, उसके बारे में हम स्टालिनग्राड के एपिसोड 3 में बात करेंगे। इसका जो अगला एपिसोड होगा वो इस पूरी स्टालिनग्राड की जो कहानी है उसका आखिरी एपिसोड होगा। अगर आपको स्टालिनग्राड के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा। उस बुक का भी नाम स्टालिनग्राड है, उसको लिखा है एंटनी बीवर ने। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और स्टालिनग्राड का एपिसोड 1 और ये एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।